अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जिधर फिनिश किया था हम लोग वहीं से शुरू करने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर रहा हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हम लोग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को या पैराग्राफ ग्रुप ऑफ आइकन्स को देख रहे थे। आज हमने ना एक काम जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिस्ट बनानी हो, जैसे आपको कहा जाए कि जी एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना दें या एक लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना दें, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिस्ट की शक्ल में हो, मतलब जो है ना डॉट्स लगे हों पीछे और आगे आपने अपनी वो चीज़ें आइटम्स लिखी हों, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है या ग्लोसरी होती है या इंट्रो, इसे हम कह सकते हैं डाटा डिक्शनरी होती है, जो भी है। उसके लिए होम रिबन के अंदर आपके पास, ये मैं आपको मैग्नीफाइंग करके दिखा देता हूँ व्यूअर्स। ये देखिए, ये 3 बटन अवेलेबल हैं अलाइनमेंट वाले बटन से बिल्कुल ऊपर। इन्हें हम लिस्टिंग बटन्स भी कहते हैं या लिस्ट बटन्स भी कहते हैं। अब इसमें 3 किस्म के बटन हैं। ये जो पहला बटन है ना, ये बेसिकली सैम्बल्स के बुलेट्स के लिए जो है ना यूज़ होता है, कि अगर आपको जो लिस्ट चाहिए उसके हर आइटम के पीछे एक स्पेसिफिक बुलेट अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा बटन है, ये आपको नंबरिंग डिफरेंट किस्म की, लाइक इस तरह के नंबर्स भी अवेलेबल हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स में आपके पास, कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट है और फिर इसका पूरा एक मेन्यू है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई फॉर्मेट, और इसी तरीके से ये कुछ बुलेट्स वगैरह डिफरेंट उसमें अवेलेबल की हुई है। बकाया आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई बुलेट यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेन्यू है ना, ये ज़्यादा तौर पे ना लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ये देखें कि पहले के अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, इस तरह, मतलब अगर लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनानी, जैसे कि स्कूल, फिर प्राइमरी के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, इस तरह, ठीक है ना। अगर हमें बनाना हो उसके लिए फिर आप ये वाली लिस्ट लाइब्रेरी के अंदर से जाके ना अपनी मर्ज़ी की कोई भी ये आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इसके अंदर भी पूरा एक मेन्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये लिस्टिंग के लिए आप यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये सिंपल वाली लिस्टिंग समझाता हूँ, बुलेट्स वाली। इसमें से देखिए कोई भी एक मैं सैम्बल ले लेता हूँ। फर्स्ट कर लें, मैंने ये सैम्बल ले लिया, तो ये देखिए मुझे इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक सैम्बल दे दिया। अब फर्स्ट कर लें, मैं बच्चों के नाम लिखता हूँ, असलम। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा वो मुझे अगला आइकन फिर दे देगा। ये कब तक चलता जाएगा? जब तक मैं ये लिस्ट वाला बटन ऐसे दबा के ख़त्म नहीं करता, उसे नहीं बताता कि मैंने लिस्टिंग पूरी कर ली है। फर्स्ट कर लें, एक और बच्चे का नाम लिखना है, अब देखिए आप जितना मर्जी लिखते जाएं वो आपको सेम बुलेट्स देता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एक इस तरह का काम करना है कि देखें, फर्स्ट कर लें आप चाह रहे हैं क्लास 9th। अब क्लास 9th और एक क्लास है क्लास 10th। आप चाह रहे हैं कि क्लास 9th के अंदर अलहदा बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास 10th के अंदर अलहदा बच्चे हैं। अब क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो क्लास 9th के अंदर दिखने चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं टैब जो आपके इस कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है की, टैब की, इसको दबाऊंगा एक दफ़ा, ये देखें, तो उसने इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये थोड़ा सा आगे आ गया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ आमिर। इससे ये समझ आ रहा है कि ये सारे जिन बच्चों के मैं नाम लिख रहा हूँ ये कहाँ पे होते हैं? क्लास 9th में। इसी तरह क्लास 10th के अंदर मैं फिर इस तरह टैब दबाऊंगा तो ये क्लास 10th के अब बच्चों के लिए मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे अब आप
क्लास 10th के बच्चों के नाम लिख दें, ठीक है, जैसे ABCDEF। अब अगर फर्ज कर लें F बच्चे के 2 नाम हैं और मैं F के नीचे लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं एक और टैब दबाऊंगा तो वो एक और ऑप्शन दे देगा। अब जो मैं ये लिख रहा हूँ ये बेसिकली F के अंदर है, तो ये बेसिकली असल में लिस्टिंग तरीक़ेकार के थ्रू आप लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि एक लिस्ट बना दें बच्चों की नामों की, तो आप इस तरह बना सकते हैं, बजाय ये कि आप खुद से पहले ये करें कि जी एक डॉट डाला, फिर एक बच्चे का नाम, फिर एक डॉट डाला, फिर स्पेस दी, फिर बच्चे का नाम, फिर डॉट डाला, फिर सी, फिर एक बच्चे का नाम। इस तरह नहीं, जस्ट आपने करना क्या है कि आपने इधर इस बटन में जाना है। अगर तो ये बुलेट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, डिफाइन न्यू बुलेट में आए और यहाँ पे सैम्बल पे क्लिक करें। 3 ऑप्शन अवेलेबल है सैम्बल्स में, वही सारे जो सैम्बल्स आपके पास थे ना पीछे, ये सारे वही सैम्बल्स है। अब इसमें से फर्ज कर लें आप कहते हैं यार मुझे ना ये वाला बड़ा सैम्बल पसंद आ रहा है, तो इसे ओके करें। तो ये देखें वो आपको प्रीव्यू भी दे रहा है कि किस तरह का नज़र आएगा, इसे ओके कर दें, ये लें, ठीक है। अब आप जब इसमें आएंगे तो ये सैम्बल आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर भी अवेलेबल होती है कि आप कोई उसे पिक्चर भी बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरह फिर इसका मतलब किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेन्यू अवेलेबल है। इसके अलावा एक लिस्टिंग ये है जिसमें बुलेट्स लगी होंगी, सैम्बल्स लगे होंगे। एक जो लिस्ट है ना वो ये है कि पीछे गिनती लिखी हो, तो उसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ऑप्शंस डिफरेंट दे रहा है। फर्स्ट कर लें मैं चाह रहा हूँ पीछे ये रोमन में 1 2 3 लिखा आ जाए, तो मैं ये लिखूंगा। आप ये देखें ABCDEGFGH, ठीक है। तो वो देखें पीछे बुलेट्स नहीं गिनती लिखी आ रही है। इस तरह अगर मैं इसके पीछे ये ABC ले आता हूँ तो ये देखें B, वो देखें जब आपकी ABC खत्म होगी तो फिर उसमें डबल A, डबल B, डबल C, जब ये खत्म हो जाएगी फिर ट्रिपल पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि ये बेसिकली आपकी लिस्टिंग के लिए यूज़ होती है, ये जो आइकन है 2, ठीक है। उसके अलावा ये सब लिस्टिंग के लिए है, ये किस तरह यूज़ होगी। फर्ज कर लें मैं ये वाली ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब मैंने फर्ज कर लें लिखा स्कूल, ठीक है। अब मैं इसके नीचे लिखूंगा 1.1, बल्कि ना इसके लिए ना मुझे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ध्यान दीजिएगा, स्कूल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मैट्रिक के अंदर 9th 10th, प्री 9th, प्री 10th, इंटरमीडिएट के अंदर 1st ईयर, 2nd ईयर, प्री 1st ईयर, अब ये देखें मैं इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और इधर आ जाता हूं और इसमें से ये सिलेक्ट करता हूं। ये देखें 1 क्या था, स्कूल 1.1, मतलब 1.1 से बनाता है पहले के अंदर ये हेडिंग है मैट्रिक। 1.1.1 का मतलब क्या है कि मैट्रिक के अंदर ये हेडिंग है। फिर ये 1.1.2 मतलब ये मैट्रिक के अंदर दूसरी हेडिंग है। ये 1.1.3 ये मैट्रिक के अंदर तीसरी हेडिंग है। 1.1.4 ये मैट्रिक के अंदर चौथी हेडिंग है। अब ये इंटरमीडिएट के पीछे क्या लिखा है 1.2 कि ये स्कूल की दूसरी हेडिंग है, ठीक है।
और फिर इंटरमीडिएट के अंदर फर्स्ट ईयर 1.2.1, 12 1.2.2 और इस तरह ये तो ऑन। ये बेसिकली ग्लोसरी या टेबल ऑफ कंटेंट जो आपके पेज के ऊपर बने होते हैं ना, लाइक आपकी बुक्स के स्टार्ट में, ठीक है, कि 1.1 ये टॉपिक, 1.2 ये टॉपिक इस पेज पे है, वो सारे इसके थ्रू बनते हैं। तो ये बेसिकली सब लिस्टिंग या कह लें लिस्टिंग, ग्रुप ऑफ लिस्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप ये फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं, आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी पैराग्राफ के अंदर कि शायद अब आपका गौर पड़ा ना हो, जो नॉवेल्स होते हैं ना ख़ुसूसन, उसमें चीज़ होती है, क्या किया होता है उन्होंने कि आपका जो पैराग्राफ होता है ना, उसका जो पहला लेटर होता है, जो उसका पहला लेटर होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है और आगे उसके ना नॉर्मल वे में आपकी लाइंस लिखी जा रही होती हैं। इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, करना किस तरह है, आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट रिबन में, ये देखें ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अभी वो ड्रॉप कैप इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा होगा। अब मैं ये करता हूँ कि ये देखें मैंने एक पैराग्राफ लिखा, वो देखें ड्रॉप कैप अवेलेबल हो गया ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर, बल्कि मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने एक पैराग्राफ कोई मैं एक पैराग्राफ कोई 10 को लाइनों का लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ की समझ आए। ये देखें, ये मैंने लिख दिया। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, ड्रॉप कैप में आया, उसने कहा मुझे बताएं किस तरह ड्रॉप चाहिए। ड्रॉप मतलब दो ऑप्शन होती हैं इसमें, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। ड्रॉप्ड का मतलब है कि पहला लेटर सबसे ऊपर पहली लाइन पे आएगा, बकायदा सारी लाइनें नीचे गिरी होंगी। ठीक है, ये एक इसका तरीक़ेकार है। दूसरा ये है इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब ये, वो देखें ध्यान से कि आपका वो जो है ना पहला लेटर वो भरा करके लिख के और बकाया उसके साथ से लाइनें शुरू की गई हुई हैं, जितना उसका मार्जिन पूरा हो रहा है राइट साइड का, और बकाया पे नीचे उसी कंटेक्स्ट में नीचे वाला जो आपकी सारी लाइनें हैं, मतलब आप यूँ समझ लें कि ये एक तरह का हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, जिसमें आपकी पहली लाइन जो है, मतलब आपका पहला लेटर जो है वो जिस जगह पे एंड हो रहा है ना, वहाँ से आपकी बाकी सारी पैराग्राफ की लाइंस को शुरू किया जा रहा है। अगर आप इसकी ऑप्शंस में जाएं तो ये देखेंगे आपको वही ऑप्शन दे रहा है, ड्रॉप्ड या इन मार्जिन। और फिर इसमें आपको पूछ रहा है कि जो ड्रॉप कैप है उसका फॉन्ट क्या वो किस तरह का रखना है, क्या वही रखना है जो ओरिजिनल है या कोई अपनी मर्जी का, जैसे मैं कहता हूँ ये रखो, और वो कहता है कितनी लाइनें ड्रॉप करूँ, मतलब 3 लाइनें 4 लाइनें, मैं कहता हूँ 5 लाइनें। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ इतना होना चाहिए। तो ओके किया, ये देखिए ये उसने मुझे दे दिया। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें मैं दोबारा उधर गया ड्रॉप कैप में, ड्रॉप कैप ऑप्शन में ड्रॉप लिखा, इन मार्जिन लिखा, इन मार्जिन के अंदर मैंने उसे 5 लाइनें दी। यहाँ पे टेक्स्ट में गया, इसको ये कह दिया और डिस्टेंस ये कर दिया। ये देखिए उसे 5 लाइनें अब ड्रॉप कर दी, 5 लाइनों के बराबर इसको कर दिए। मैं चाहूँ तो मैं 10 लाइनों के बराबर भी कर सकता हूँ। ये देखें मैं ड्रॉप कैप में गया, और यहाँ पे इसको 8 लाइनें कह दी, ये लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सिनेरियो ये है कि उतनी स्पेस भी हो। ठीक है, अगर स्पेस नहीं हो रही होगी तो वो उसे ड्रॉप्ड कर देगा। तो ये 2 मोड हैं ड्रॉप कैप ऐड करने के, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। इन मार्जिन में आपका जो पहला लेटर है वो बिल्कुल टेक्स्ट की लाइन में होगा,
ठीक है। और दूसरा जो है ड्रॉप्ड में वो पहली लाइन पे पूरा फिट बैठेगा और उसके बाद अगली लाइनें आपकी नीचे एंटर हो जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं, एक ऑप्शन होती है, उसे हम कहते हैं हाइफिनेशन। हाइफिनेशन से क्या मुराद है कि देखो, अगर आपका, वैसे तो आपने देखा था कि आपके पैराग्राफ में अगर एक वर्ड लिखा हो, ठीक है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यस, अभी देखें, मैंने लिखना था ऑब्जर्वेशन, जैसे ही मैंने OBS लिखा यही ना कर सकता, जैसे ही मैं E लिखा वो नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई ये वर्ड यहाँ पूरा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं हाइफिनेशन को यूज करूं तो वो OBS को यही रहने देगा ऊपर, और इसके आगे एक डैश डालेगा, माइनस का साइन, और अगला जो इसका वर्ड है ना वो नीचे दिखा देगा। करके देखते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं गया लेआउट टैब या रिबन में। इस लेआउट टैब या रिबन के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास एक ये हाइफिनेशन की, ये देखें, एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसे कहूँगा अभी नन है, नन का मतलब अप्लाई नहीं है, ऑटोमेटिक, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मैं हाइफिनेशन ऑप्शंस में जाता हूँ और उसने कहा लिमिट क्या है, मैंने उसे कहा 3। ये देखो, ये हाइफिनेशन जो है ना चल नहीं रहा सही तरीके से। मैंने भी इसको हाइफिनेशन को ऑन किया है, देखते हैं।
वैसे तो इसको हाइफन्स को करना चाहिए। ये क्या करेगा, ये जो इसका गेटिंग का मैं GET लिख रहा हूँ वो आखिरी लाइन पे देगा और जो ING है वो आगे दे देगा। ठीक है, ये मैं जो है ना आपको अलहदा से इसको जो है ना फिर गाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाइफेनेशन जो है ये ज़्यादातौर पे किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइंस हैं उनमें जो वर्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं, जो वर्ड ऊपर पूरा हो सकता है वो ऊपर पूरा हो जाए, उसके बाद एक डैश डाल जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो रिमेनिंग वर्ड है जो भी है जितने कैरेक्टर्स हैं वो नीचे आ जाता है अगली लाइन पे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तौर पे हाइफन्स यूज़ नहीं किए जाते। ज़्यादा तौर पे हम हाइफन्स को डिस्क्रेडिट करते हैं कि हाइफिनेशन यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है नॉर्मली वो हाइफन को यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, अब ना आपके पास एक ऑप्शन होती है, उसे हम कहते हैं रिटर्न। देखो, जो आपका पैराग्राफ है ना उसके अंदर जो लाइन है ना वो जहां पे एंड हो रही है बेसिकली वो रिटर्न है। लेकिन फर्ज कर लें मैं अपनी एक लाइन को रिटर्न कर देता हूं पहले, इससे पहले के मार्जिन आए मैं उसे पहले रिटर्न करता हूं। तो दो किस्म के रिटर्न्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट रिटर्न, एक होता है हार्ड रिटर्न। जो हार्ड रिटर्न है ना हम ज़्यादातौर पे वो यूज़ करें। कौन सा, लाइक ये देखें मैं लिख रहा था, मैंने कहा बस यहाँ तक लाइन लिखनी है, ये मैंने एंटर प्रेस किया, ये है हार्ड रिटर्न। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट रिटर्न। वो किस तरह का, ये देखें कंट्रोल जी मैंने दबाया, मैं इधर आया, मैंने दबाया जी शिफ्ट और एंटर। अब जरा गौर करें, मैं आपको एक दफा फिर मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये देखें, ये मेरा कर्सर था, मैंने अब ये एंटर दबाया, मतलब हार्ड रिटर्न। आप देख रहे हैं कहाँ कितनी स्पेस है, यहां से लेके यहां तक की। ये देखें कंट्रोल जी शिफ्ट दबाते हुए मैंने एंटर प्रेस किया, बिल्कुल उसके नीचे। इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ये देखा जा सकता है, याद है? ये देखें मैंने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को कहा दिखाओ, ये देखें ये कौन सा रिटर्न है, हार्ड रिटर्न। ठीक है, अब देखें ये देखें, इसके सैंपल में और इसके सैंपल में फर्क है। ये होता है सॉफ्ट रिटर्न, ये होता है हार्ड रिटर्न। सॉफ्ट रिटर्न जो होता है वो ज्यादा तौर पे इक्विवेलेंट होता है टू मतलब जो हार्ड रिटर्न है वो इक्वल होता है 2 to 4 सॉफ्ट रिटर्न्स के। कैसे, ये देखिएगा आप, मैं एक मिनट मैग्नीफाइंग ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने एक एंटर प्रेस किया, ये मैंने दूसरा एंटर प्रेस किया, या मैंने यही लाइन सेम लिखी। ठीक है जी, 1 2। अब ये देखें ये कितनी स्पेस है, अभी भी पूरी नहीं है, ये तकरीबन ये है। ठीक है, तो या तो 2 या 4 सॉफ्ट रिटर्न जो होते हैं वो एक हार्ड रिटर्न के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अब आप पे है कि आप अपनी लाइंस को करीब करीब दिखाना चाहते हैं या जो फासला है उस पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा तौर पे ये किया जाता है कि अगर कोई 2-3 लाइंस एक दूसरे के साथ इम्पोर्टेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा स्पेसिंग ना रहे उसमें,
सिर्फ उन 2-3 लाइनों में, तो आपके पास सॉफ्ट रिटर्न की एक ऑप्शन होती है जिससे आप उनको बिल्कुल करीब करीब दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपके रिटर्न्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हार्ड और सॉफ्ट रिटर्न आपको समझ आ गए कि आपने किस तरह अवेलेबल करने हैं। ठीक है, अगर आपने अपने रिटर्न्स को रिमूव करना है तो आप बैक स्पेस, मतलब अगर आपका कर्सर आगे की तरफ है तो बैक स्पेस की दबाओ, और अगर जैसे यहाँ पे आगे की तरफ है तो डिलीट का बटन। डिलीट के बटन से भी और बैक स्पेस के बटन से भी आपके रिटर्न रिमूव हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? कर्सर की पोजीशन। अगर कर्सर रिटर्न के पीछे है, बॉटम पे है, बैक साइड पे है, तो डिलीट दबाएंगे। अगर कर्सर रिटर्न से आगे है तो बैक स्पेस दबाएंगे। इसको मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये लाइन थी, ये मैंने प्रिंटिंग करेक्टर्स अवेलेबल किए हुए हैं, मैंने ये एंटर दबाया, हार्ड रिटर्न। ठीक है, अब देखें मेरा कर्सर इस अगर पीछे की तरफ है तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, और अगर आगे की तरफ होता जैसे कि ये, तो मैंने डिलीट दबाना। ठीक है, तो इस तरह आपने, अगर आपका जो रिटर्न है वो जैसे ये देखिए, ये कर्सर अब आगे है, बैक स्पेस, अब ये कर्सर पीछे है, डिलीट। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपने रिटर्न्स को जब रिमूव करना है तो आपने डिलीट से करना है या एंटर से करना है। अच्छा, अब कई दफा ना आप चाहते हैं कि यार मैं ना जो ये लिख रहा हूँ ना, इसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो मैं चाह रहा हूँ कि किसी को नज़र ना आए सवाए मेरे। मुझे पता है कि अब मैंने लिखा हुआ है लेकिन किसी को नज़र ना आए, तो ये भी हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को हाइड भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। जी, मैं करता क्या हूँ कि मैं कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, एक मिनट यस। तो मैं आपको बताने लगा था कि हाइडिंग ऑफ टेक्स्ट किस तरह हो सकती है। तो देखें जी, ये मैं एक डॉक्यूमेंट में गया। बेसिकली ये ज़्यादातौर पे इसलिए की जाती है कि अगर आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है स्टडी करने के लिए और आप चाहते हैं कि वो कुछ टेक्स्ट ना पढ़ पाए, तो ये इसके लिए किया। जैसे मैं अब चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये हेडिंग है ना, या हेडिंग नहीं बल्कि ये जो मेरी ईमेल आईडी है ना, ये हाइड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करने के बाद अपनी होम रिबन में जाऊँगा, टैब में, और यहाँ पे मैं जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ना, इसमें जाऊँगा। ये डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करूँगा। जब इस पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास ये देखें, ये इफेक्ट्स के अंदर ये लिखा हुआ हिडन। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐसे टिक मार्क, और ओके कर दूंगा। जादू। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप देखें, वो उसको ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ पे कोई डाटा है। ये बेसिकली यूज होता है अगर आपने अपने कोई डाटा को हाइड करना है फ्रॉम अदर व्यूअर। ठीक है जी, तो आज हम यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक है, और होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं आपके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूँ। शुक्रिया।
बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दूसरे भी उसके साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।